नमस्कार। आज के डेली जीके का टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी महान्यायवादी के कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी किसके द्वारा की जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की, महान्यायवादी कौन होता है, पहले महान्यायवादी कौन थे, ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। 11 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और आगामी किसी भी परीक्षा में आप इन प्रश्नों को कर सकें, इस तैयारी के साथ में इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बहुत कम समय में पूरा कवर करते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि उस टॉपिक के जड़ से लेकर उसके शीर्ष तक जाना। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से आ गया? आपको लगेगा ये तो संघीय कार्यपालिका का प्रश्न है, महान्यायवादी टॉपिक में क्यों आ गया? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संघीय कार्यपालिका बनती है उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद पूरी होती है, जो भी मंत्रिपरिषद है वो पूरी होती है, और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, तीन चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये तीनों शामिल होते हैं और ये सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लेवल पर हमेशा वर्क करिए। कई बार आप लोग पढ़ते हैं तो गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग गलत ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में पढ़ेंगे तो आपका जो रास्ता है, आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी हासिल होगा। कई बार आपको ये पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी ही कोशिशें यहाँ पर की जाती है। डेली 30 की क्लास भी ऐसी ही होती है, शाम की जो डेली 30 की क्लास होती है तो उसमें या यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग कोई नियुक्ति नहीं करता, वो नियुक्ति की सिफारिश करता है। जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम वो कंडक्ट कराता है वो शॉर्ट लिस्टेड करके और उसको भेज देता है यूपीटी को, और वहां से फिर विभिन्न मंत्रालयों की के द्वारा या जो वैकेंसीज विभिन्न विभागों में रहती हैं उन विभागों में नियुक्ति आपकी की जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो भारतीय संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 के पहले पार्ट में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार वो होता है और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। बहुत सारे केस होते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ भी न्यायालय में केस कर दिए जाते हैं। अब सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो केंद्र सरकार में महान्यायवादी ऐसा ही एक व्यक्ति, एक पद होता है जो कि केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। इन 4 कथनों में से आपको एक कथन असत्य है, उसको ढूंढना है। पहला है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल सही है। अगर वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व है और न्यायिक मामलों में वो केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ता है तो पूरे देश में कहीं भी वो लड़ सकता है। संविधान में महान्यायवादी की पद सीमा एवं हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसका स्पष्ट उल्लेख है। तीसरा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक जो है वही प्राप्त करता है। वेतन के बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, ये भी सही है। और उसे संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वोट देने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, तो ये भी सही है। यहाँ पे जो है कि सीमा, पद सीमा क्या होगी और हटाने की प्रक्रिया, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का है, क्या है?
अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार का वो वकील भी होता है। अनुच्छेद 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है और भारत में ये पद कोई नया नहीं सृजित किया गया है, 1950 में ही इसका सृजन कर दिया गया था। अभी हम जानने वाले हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के माध्यम से कि पहले जो हमारे यहाँ के महान्यायवादी थे वो कौन थे। भारत के लिए पहले महान्यायवादी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया, ये जो प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है एमसी सीतलवाड़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमसी सीतलवाड़ ने 1950 में इनकी नियुक्ति की गई, तब से लेकर 1963 तक महान्यायवादी के पद पर कार्य किया। ठीक है, महान्यायवादी के पद पर इन्होंने इतना लंबा कार्य किया, तो ये पहले महान्यायवादी थे भारत के। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, वर्तमान समय में कौन है। इन्हीं के कारण इस पूरे सीरीज को, इस पूरी आज की जो कड़ी है, इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं, क्योंकि के वेणुगोपाल की पुनर्नियुक्ति की गई है। अभी ये जो के वेणुगोपाल है, व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो ये 15वें हैं, ये ध्यान रखिएगा, 15वें महान्यायवादी हैं और इनकी नियुक्ति 30 जून 2017 को की गई थी। 30 जून 2017 को की गई थी और इनका 30 जून 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान समय में भी अब ये जब तक नया कोई नहीं आ जाता है यही रहेंगे, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी चुने जाने के लिए आवश्यक है कि, यानी कि योग्यता क्या है महान्यायवादी बनने के लिए। इसमें पहला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में उसको 10 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए जो महान्यायवादी चुनने जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, अगर महान्यायवादी बनना है तो ये योग्यताएं चाहिए, या फिर वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 साल कार्य कर चुका हो। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं महान्यायवादी चुने जाने के लिए, वो सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। मैंने अभी एक व्याख्या में आपको बताया कि वो कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, वो मत नहीं दे सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बात कही गई है। तो महान्यायवादी जो है वो बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 में ये कहा गया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और संसद की किसी भी समिति में जिसमें वो सदस्य रूप के नामांकित है, सदस्य के रूप में, उसे बोलने का उसमें भी अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकता वहां भी। दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। भारत के राज्य के सभी न्यायालयों में वो जा सकता है, वहां पार्टिसिपेट कर सकता है, सुनवाई का उसको अधिकार है। सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को वो प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य को उपलब्ध होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो संसद का सदस्य है, जो अधिकार उसको मिले हैं वही इसको भी मिले होते हैं। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से क्या है वंचित किया गया है या वंचित नहीं किया गया है, या कुछ स्पष्ट नहीं है, या बिना शुल्क के वंचित नहीं किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी को क्योंकि कोई वैसा वेतन नहीं दिया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, राष्ट्रपति जो देता है, निर्धारित कर देता है, उसी के आधार पर इसको वेतन दिया जाता है। उसी के आधार पर कोई निश्चित वेतन नहीं है, ऐसे ही दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसीलिए अगर उसको कोई निश्चित पारिश्रमिक संविधान में व्यवस्था उसके लिए नहीं की गई है, नहीं दिया जाता है, तो वंचित नहीं किया गया है, वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन सरकार की अनुमति के बिना वो किसी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नहीं नियुक्त हो सकता है, निदेशक का पद वो स्वीकार नहीं कर सकता है। निजी कानूनी अभ्यास से उसे वंचित नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारी क्योंकि वो नहीं होता है, इसलिए ऐसा किया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वंचित नहीं किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
और अंतिम प्रश्न है कि महान्यायवादी के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सबसे लंबे समय तक कौन रहा? मैंने आपको बताया कि 1950 से 1963 तक, 1950 में नियुक्ति हुई और 1963 मार्च तक, है ना, 1 मार्च तक, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक नियुक्ति हुई थी एमसी सीतलवाड़ की, और इन्हीं का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है। बाय द वे, आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाय द वे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो सोली सोराबजी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म रहा है वो इनका रहा है, और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म जो रहा है वो किसका रहा है? एमसी सीतलवाड़ का रहा है। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमारे पास आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट कोर्स भी हैं, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अगर आप वीओ का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो 6307281212 पर आप मैसेज करें। और हमारे पास वीओ के लिए इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है विद टेस्ट सीरीज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में, 499 में आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। उससे आपकी तैयारी में एक फिनिशिंग आ जाएगी, आप अंतिम तौर पर तैयार हो जाएंगे। तो आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं। एक भूल सुधार मैं करना चाहता हूँ। कल की वीडियो में, कल के टॉपिक में नीति आयोग को हमने डिस्कस किया था, और नीति आयोग के तहत बात आई थी योजना आयोग की। और योजना आयोग के बारे में जब हमने बात किया था, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये बात हुई थी। योजना आयोग की स्थापना में 15 मार्च 1950 सही विकल्प होना चाहिए था। मैं गलती से उसको 15 मार्च 1952 बोल गया था, टिक भी मैंने किया था, तो उसको मैंने पिन पोस्ट डाल दिया था। लेकिन अगर आप रेगुलर इस क्लास को देखते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप इसको अपडेट कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।